दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जैसे किसी ने परमाणु बम गिरा दिया हो। The US will impose a 25% tariff on goods imported from India. नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने भारत पर 50, EU पर 15, कनाडा और स्विट्जरलैंड पर 35 और चीन पर 55% का वॉर किया। कई देश जैसे EU, जापान, वियतनाम और मलेशिया दबाव में झुक गए, लेकिन चीन और भारत अब भी अडिग हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि क्या भारत भी झुकेगा या ट्रंप के इस खेल को उन्हीं के खिलाफ मोड़ कर अमेरिका को दिखा देगा कि असली शक्ति बदल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ्स का हथियार लेकर लौट आए हैं, लेकिन इस बार सामने है भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, जिसके पास जवाब देने के ऐसे साइलेंट हथियार हैं जो अमेरिका के अंदर तक असर डाल सकते हैं। यह कोई शोर मचाने वाला जवाब नहीं होगा, यह होगा सर्जिकल, एकदम सटीक और कई मोर्चों पर एक साथ। अगर अमेरिका को लगता है कि दवा सप्लाई चेन उसकी ताकत है, तो यह सच नहीं। भारत दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ग्लोबल जेनरिक दवा सप्लाई का 20 से 25% और अमेरिका की 40% जेनरिक डिमांड सिर्फ भारत से पूरी होती है। भारत के पास अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा US FDA अप्रूव्ड प्लांट्स हैं। ये सिर्फ वॉल्यूम की बात नहीं, क्रिटिकल दवाओं की भी है, जैसे एंटीबायोटिक्स, अमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाएं, मेटोप्रोलॉल और एम्लोडिपिन, डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन, कैंसर के लिए इमेटिनिब और HIV एड्स के लिए एंटी रेट्रोवायरल्स। अगर भारत ने यह कहकर अमेरिका को जाने वाली शिपमेंट्स धीमी कर दी कि घरेलू जरूरतें पहले हैं, तो हफ्तों में वहां अस्पतालों और फार्मेसीज में कमी हो जाएगी और दाम आसमान छू लेंगे। यह सब WTO के नियम तोड़े बिना किया जा सकता है। अतिरिक्त क्वालिटी चेक और पेपर वर्क, जिससे क्लियरेंस धीमी हो, कुछ दवाओं पर एक्सपोर्ट कोटा, APIs की सप्लाई को टारगेट करना और अमेरिकी बाजार के लिए दाम बढ़ाकर बाकी देशों के लिए कम रखना। यह सिर्फ आर्थिक चोट नहीं होगी, यह एक पब्लिक रिलेशंस वॉर होगी। अमेरिकी मीडिया में हेडलाइंस होंगी, भारत की वजह से अमेरिकी मरीजों को महंगी और कम दवाएं मिल रही हैं, और तब पॉलिटिकल प्रेशर व्हाइट हाउस पर बढ़ेगा। इसका उदाहरण पहले भी है। मार्च 2020 में भारत ने कोविड के दौरान 26 दवाओं और इंग्रेडिएंट्स पर एक्सपोर्ट रोक लगा दी थी, जिसमें पैरासिटामोल भी शामिल था। और 2019 में US FDA के आंकड़े दिखाते हैं कि अमेरिका में 90% प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक दवाओं से पूरे हुए थे, जिनमें से लगभग आधी भारत ने सप्लाई की थी। अमेरिका अगर भारत पर टैरिफ लगाता है, तो भारत के पास सबसे बड़ा हथियार है डेटा लोकलाइजेशन, यानी विदेशी कंपनियों को भारतीय नागरिकों और ग्राहकों का डेटा भारत में ही रखना होगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने कई नियम बनाए हैं। 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सरकार को ये ताकत देता है कि वह किसी भी देश को ब्लैकलिस्ट कर डेटा ट्रांसफर रोक सके। 2018 में RBI ने पेमेंट डेटा को पूरी तरह भारत में रखने का नियम लागू किया। CRT-IN ने 2022 में IT कंपनियों को 180 दिन तक लॉग्स भारत में रखने का आदेश दिया। बीमा क्षेत्र का रेगुलेटर IRDAI भी यही कहता है। SEBI 5 साल तक ब्रोकर्स का डेटा भारत में रखने को बाध्य करता है, और आगे नियम और सख्त हो सकते हैं। टेलीकॉम और सैटकॉम कंपनियों को नेटवर्क और ट्रैफिक डेटा भारत में रखना होगा। यहां तक कि ई-कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट भी डेटा को राष्ट्रीय संसाधन मानता है। इन नियमों से अमेरिकी कंपनियों पर भारी असर पड़ेगा। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को भारत में अलग डेटा सेंटर्स बनाने होंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल खर्च बढ़ेगा। अभी ये कंपनियां दुनिया भर से डेटा लेकर एड टारगेटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन और AI ट्रेनिंग करती हैं, लेकिन डेटा बाहर न जा पाने से इनका फ्लो टूटेगा और इनोवेशन धीमा होगा। क्लाउड सर्विसेज को भारत के लिए अलग इंस्टेंस बनाना होगा, जिससे काम जटिल और महंगा होगा। कमाई पर भी असर होगा। सोशल मीडिया और विज्ञापन कंपनियों को एड टारगेटिंग में दिक्कत आएगी। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और अमेजन प्राइम वीडियो जैसी स्ट्रीमिंग कंपनियों के लिए पर्सनलाइजेशन और कंटेंट लाइसेंसिंग प्रभावित होंगे। वीजा,
मास्टरकार्ड और पेपैल जैसे पेमेंट पहले से आरबीआई के दायरे में हैं, लेकिन और कड़े नियम इन्हें और बाधित करेंगे। भारत में डेटा रखने से सरकार को टैक्स, सिक्योरिटी और कंपटीशन मामलों में डेटा तक आसान पहुंच मिल जाएगी, जो दबाव बनाने का साधन हो सकता है। भारतीय कंपनियों को इससे फायदा होगा, क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस और जोहो जैसी कंपनियां पहले से भारतीय नियमों के मुताबिक काम कर रही हैं। अमेरिकी कंपनियों की लागत और धीमी प्रक्रियाओं से भारतीय स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी और अमेरिकी कंपनियां कई कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी हो सकती हैं। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो भारत लोकलाइजेशन की टाइमलाइन 6 से 12 महीने कर सकता है। नए सेक्टर्स जैसे ई कॉमर्स, हेल्थ, आईओटी और एआई को शामिल कर सकता है और नियम न मानने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना या सर्विस बैन लगा सकता है। यह अमेरिका पर दबाव बढ़ाने का सीधा तरीका होगा। यह सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2018 में आरबीआई ने जब मास्टरकार्ड पर लोकलाइजेशन लागू किया तो कंपनी ने विरोध किया, लेकिन अंततः भारत में निवेश करना पड़ा। कई महीनों तक वह नए ग्राहक नहीं जोड़ पाई और बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। यही हाल भविष्य में गूगल क्लाउड, AWS या मेटा के साथ भी हो सकता है। अमेरिका से भारत के डिफेंस इंपोर्ट्स भले कुल का सिर्फ 13% हों, लेकिन उनका स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल महत्व कहीं ज्यादा है। पिछले दशक में भारत ने अमेरिका से लगभग 18 अरब डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। P-8I एयरक्राफ्ट, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, M777 हॉविट्जर, C-17 और C-130 ट्रांसपोर्ट हार्पून मिसाइलें। इन डील्स का असर अमेरिका के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स और हजारों नौकरियों पर है। हर एक अरब डॉलर के डिफेंस एक्सपोर्ट से लगभग 3,918 अमेरिकी नौकरियां जुड़ी होती हैं। 3 से 4 अरब डॉलर की डील्स रोक दें तो 12,000 से 16,000 नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। भारत के पास कई विकल्प हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स को डिले करना, जैसे MQ-9B ड्रोन, अतिरिक्त P-8I, MH-6 स्टार हेलीकॉप्टर। फ्यूचर डील्स के लिए फ्रांस, इजराइल, साउथ कोरिया या रूस की तरफ रुख करना। मेक इन इंडिया में लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें और सख्त करना, और बैक चैनल में साफ कर देना कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट तभी आगे बढ़ेंगे जब टैरिफ कम होंगे। यह मैसेज सिर्फ डिफेंस कंपनियों को नहीं जाएगा, यह पॉलिटिकल लॉबी तक पहुंचेगा, क्योंकि इससे वोट बैंक प्रभावित होंगे। भारत ट्रंप के टैरिफ का सीधा जवाब चीन की तरह रेयर अर्थ रोक कर नहीं दे सकता, लेकिन उसके पास एक अनोखी ताकत है, सेमीकंडक्टर डिजाइन और R&D इकोसिस्टम। दुनिया के लगभग 20% डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं और इंटेल, क्वालकॉम, एनवीडिया, AMD, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रॉन, सिनॉप्सिस, केडेंस जैसी कंपनियों के बड़े डिजाइन सेंटर्स यहीं चलते हैं। भारत RTL डिजाइन, वेरिफिकेशन, सिमुलेशन और फिजिकल डिजाइन जैसे अहम चरणों में गहराई से जुड़ा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग फैब बाहर होती है। माइक्रॉन का असेंबली टेस्ट प्लांट गुजरात में और टाटा PSMC फैब की योजना इसे और मजबूत करेगी। यही ताकत अमेरिका पर लीवरेज बन सकती है। भारत डिजाइन सर्विसेज पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा सकता है, IP लाइसेंसिंग को कड़ा कर सकता है, टैलेंट को यूरोप, जापान या घरेलू प्रोजेक्ट्स की ओर मोड़ सकता है और अमेरिकी कंपनियों के लिए सपोर्ट सीमित कर सकता है। इसका असर होगा कि चिप डिजाइन साइकिल में देरी से प्रोडक्ट लॉन्च स्लो होंगे, अरबों डॉलर का नुकसान होगा और वर्क को कहीं और शिफ्ट करना अमेरिका को 2 से 3 गुना महंगा पड़ेगा। सिनॉप्सिस और केडेंस जैसी EDA कंपनियों के बैकएंड भारत में चलते हैं, जिससे वर्कफ्लो धीमा होते ही बड़ा झटका लगेगा। यह स्थिति चीन द्वारा जापान पर रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रोकने जैसी होगी। झटका तुरंत लगेगा, विकल्प बाद में मिलेंगे। लेकिन भारत की सीमाएं भी हैं। अमेरिकी कंपनियों की सब्सिडियरी होने के कारण कानूनी और VTO विवाद हो सकते हैं। कंपनियां वर्क वियतनाम या मैक्सिको शिफ्ट कर सकती हैं और अमेरिका EDA लाइसेंसिंग कड़ा करके भारत की खुद की चिप महत्वाकांक्षाओं को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए भारत यह लीवरेज स्थायी हथियार की तरह नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म प्रेशर पॉइंट की तरह ही इस्तेमाल कर सकता है।
और यह तब सबसे असरदार होगा जब इसे डेटा लोकलाइजेशन, जेनेरिक फार्मा और डिफेंस प्रोक्योरमेंट जैसी अन्य रणनीतियों के साथ मिलाकर चलाया जाए। एयर इंडिया ने बोइंग से 220 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है, 190 मैक्स, 20 स्ट्रीमलाइनर और 10 737X, जिसकी वैल्यू लगभग 45 अरब डॉलर है। अकासा एयर ने भी 72 मैक्स ऑन ऑर्डर किए हैं और स्पाइस जेट के भी पेंडिंग ऑन ऑर्डर हैं। बोइंग के अपने आंकड़े कहते हैं कि हर 1 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट से 5000 से ज्यादा अमेरिकी नौकरियां जुड़ी होती हैं। सिर्फ एयर इंडिया की डील ही 1.7 लाख अमेरिकी नौकरियों को सपोर्ट करती है। अगर भारत डिलीवरी टाल दे, नए ऑर्डर एयरबस को दे और MRO सर्विसेज धीमी कर दे, तो बोइंग पर पॉलिटिकल प्रेशर तुरंत बनेगा, क्योंकि वॉशिंगटन, कंसास, साउथ कैरोलिना और मिसूरी में ये नौकरियां सीधे प्रभावित होंगी। 2019 में भारत ने अमेरिका के बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब, चना, मसूर पर टैरिफ बढ़ाया था और असर तत्काल दिखा। कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन के किसान प्रतिनिधि तुरंत वॉशिंगटन DC में लॉबिंग करने लगे। 2023 में इन टैरिफ को हटाया गया, लेकिन यह प्लेबुक तैयार है। भारत अगर अगस्त से दिसंबर के त्योहार सीजन से पहले इन्हें फिर लागू कर दे, तो अमेरिकी किसानों का सीजनल मुनाफा सैकड़ों मिलियन डॉलर गिर सकता है। भारत के लिए रिस्क कम है। ऑस्ट्रेलिया, चिली, तुर्की से सप्लाई बदलना आसान है और घरेलू हिमाचल व जम्मू कश्मीर की फसल इसे कवर कर सकती है। भारत अमेरिका के टॉप 5 क्रूड बायर्स में है। हर दिन करीब 2.8 से 3 लाख बैरल और सालाना 3 से 4 मिलियन टन LNG लेता है। इसका सालाना मूल्य 10 से 12 अरब डॉलर है। अगर भारत स्पॉट परचेज रोक दे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को कतर, ऑस्ट्रेलिया या मोजाम्बिक को शिफ्ट कर दे और इसे डाइवर्सिफिकेशन कहकर पेश करे, तो अमेरिकी एनर्जी एक्सपोर्टर्स को अपने सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट से हाथ धोना पड़ेगा। इसका असर टेक्सास और लुइसियाना जैसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली राज्यों पर होगा, जो व्हाइट हाउस पर दबाव डालेंगे। भारत का जवाब किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर होगा। दवा सप्लाई, डेटा लोकलाइजेशन, डिफेंस ऑर्डर्स, बोइंग ऑर्डर्स, एग्रीकल्चर टैरिफ्स और एनर्जी इंपोर्ट्स। ये कदम WTO के नियमों के अंदर रहकर उठाए जाएंगे, ताकि अमेरिका पर प्रेशर भी बने और भारत के अपने हित भी सुरक्षित रहें। यह एक रिवर्सिबल स्ट्रेटजी होगी, जिसमें भारत यह कह सकेगा कि अगर टैरिफ हटाए जाएं, तो यह सारे उपाय वापस लिए जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूरी करें।